परिच्छेद सेकंड प्रांतीय कार्यपालिका अध्याय फर्स्ट दोहरा शासन बनाम एकीकृत शासन। 8 मेरे साथियों ने सिफारिश की है कि नई शासन प्रणाली लागू होने के बाद 5 वर्ष तक कानून और व्यवस्था को आरक्षित विषय रहने दिया जाए। यदि उनकी सिफारिश का केवल यही आशय होता कि थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ली जाए और परिषद काउंसिल को मौका दिया जाए कि वह उस बीच अपने कामकाज को जमा सके, तो मैं अपने साथियों से असहमत न होता। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सिफारिश में इससे भी कुछ ज़्यादा है। इसमें एक शर्त है कि इस अवधि के बाद कानून और व्यवस्था का विषय हस्तांतरित किया जाए या नहीं, इसका निर्णय उच्च सदन और गवर्नर की सहमति से विधान परिषद पर छोड़ देना चाहिए। मैं इस सिफारिश से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसका मतलब दोहरे शासन को अनिश्चित काल तक जारी रखना है। ऐसी सिफारिश का समर्थन तभी किया जा सकता है जब हम यह मान लें कि दोहरा शासन व्यवहारिक शासन प्रणाली है, और चूंकि यह पहले भी सफल रही है, अतः भविष्य में भी सफल हो सकती है। मेरे विचार से यह कल्पना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। 9 दोहरी शासन प्रणाली के असंतोषजनक होने के कई कारण बताए गए हैं। यह सही है कि बचाव के उपाय के रूप में जो कुछ प्रतिबंध लागू किए गए थे, उनसे सरकार के आंतरिक विषयों के कार्य में बाधा पड़ी है। मंत्रियों के नियंत्रण में जो विषय हस्तांतरित किए गए थे, उन सबका संबंध जन कल्याण से था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विषयों से नितांत अलग है। असल में अधिकतर ऐसे विषय ही हस्तांतरित किए गए थे जो इसी प्रकार के थे। अतः नीति के अनुसार प्रेसिडेंसी की वित्त व्यवस्था मंत्री के अधीन होनी चाहिए ही, क्योंकि स्पष्ट है कि जब तक वित्त विभाग किसी नीति की सफलता के लिए साधन तथा उपाय उपलब्ध न कराए, तब तक उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। वित्त विभाग से यह आशा तभी की जा सकती है जब उसका संबंध सरकार के मंत्री पक्ष से हो, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं हुआ। वित्त विभाग के गठन और नियमन तथा कार्यों के लिए अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा धारा 45 का 3 में व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार गठित विभाग ना तो हस्तांतरित था और ना ही आरक्षित, अपितु यह समान रूप से सरकार के दोनों पक्षों के लिए था। लेकिन जैसा कि हस्तांतरण नियमावली के नियम 36(1) में कहा गया था कि वित्त विभाग पर कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य का नियंत्रण होना चाहिए, अतः वह विभाग वस्तुतः आरक्षित विभाग बन गया था, जो कार्यकारी पार्षद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी ना हो। उसके हाथों में विभाग सौंपने का स्वाभाविक परिणाम यही है कि विभाग आरक्षित रहे। ऐसे विभाग का प्रमुख प्रायः आरक्षित विभागों जैसा ही कार्य करेगा, जो मंत्रियों के लिए हानिकर होगा। हस्तांतरित विषयों के अहित का एक और कारण वे अधिकार थे जो इस संदर्भ में गवर्नर को दिए गए थे। धारा 52(3) में कहा गया था कि जब तक असहमति का पर्याप्त कारण न हो, हस्तांतरित विषयों में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से काम करेगा। लेकिन एक आम शिकायत यह रही है कि गवर्नर मूल मतभेदों की असाधारण स्थिति में तो हस्तक्षेप करते ही हैं, वे अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप कम करने के बदले यह मानते हैं कि मंत्री केवल उनके सलाहकार हैं और वे उचित समझें तो उनकी सलाह को ठुकरा सकते हैं। इस गलत व्याख्या से मंत्रियों की स्थिति कार्यकारी पार्षदों की स्थिति से भी बदतर हो गई। कार्यकारी पार्षदों की राय को सामान्य मामलों में बहुमत के अतिरिक्त रद्द नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत धारा 52(3) की गवर्नरों द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार मंत्री गवर्नर की कृपा पर निर्भर थे और उन्हें वह सुरक्षा प्राप्त नहीं थी जो कार्यकारी पार्षदों को प्राप्त थी। मंत्रियों की गतिविधियों को पंगु करने और उनके मुकाबले गवर्नरों की शक्ति को बढ़ाने में एक और बात सहायक हुई। गवर्नर को दिए गए अनुदेश पत्र में उसे प्रेसिडेंसी में सेवारत सेवाओं के सब सदस्यों के हितों की रक्षा का भार सौंपा गया था ताकि वे वैध तरीकों से अपना कर्तव्य पूरा कर सकें और अपने सब मान्यता प्राप्त अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकें। यह कर्तव्य
केवल सेवाओं के हितों की रक्षा करने तक सीमित था, लेकिन गवर्नरों ने इन हिदायतों की और विशद व्याख्या करके इस बात पर जोर दिया कि सेवा संबंधी सब मामले जिनमें मंत्रियों के विभागों में उनकी नियुक्ति, तैनाती और तरक्की भी शामिल है, गवर्नरों के अधीन होने चाहिए। बम्बई में तो गवर्नर ने कार्यकारी पार्षदों के अधीन काम कर रहे सेवाओं के सदस्यों के बारे में भी इस अधिकार का दावा किया, यह जताने के लिए कि गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त है। नियुक्त करते हुए गवर्नर इन काउंसिल को प्रधानता है कि सामान्य रूप को बदलकर नियुक्त करते हुए गवर्नर को प्रसन्नता है लिखा जाने लगा। मंत्री के विभाग के सचिव की स्थिति में भी मंत्री के अधिकार को कम करने और गवर्नर की निरंकुशता को बढ़ाने में सहायता की, क्योंकि जिन मामलों में सचिव का मंत्रियों के निर्णय से मतभेद होता था, उन सब मामलों में है अपने राजनीतिक प्रमुख को लांघकर सीधे ही गवर्नर की आज्ञा से निर्णय बदलवा सकता था। 10. निश्चय ही इन सब बातों का दोहरी शासन प्रणाली के संतोषजनक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अक्सर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि ये कारण ना होते तो दोहरा शासन व्यवहारिक शासन प्रणाली हो सकती थी, और मैं इसी बात के प्रति सचेत करना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि दोहरी शासन प्रणाली अपने आप में अव्यावहारिक शासन प्रणाली है। सौभाग्य से यह राय मेरी अकेले की ही नहीं है। बम्बई सरकार के कुछ सदस्य दोहरी शासन प्रणाली को जारी रखने का व्यक्तिगत रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन बम्बई सरकार ने 1919 में ही इसे अव्यावहारिक बताकर निकम्मा ठहरा दिया था, और इसके शब्द उद्धरण योग्य हैं। सरकारी रिकॉर्ड को देखने से पता चलेगा कि सरकारी विभागों में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा और निपटान के लिए आया हो जिस पर दूसरे विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के कार्य क्षेत्र के विचार से सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता न हो। समग्रतः सरकार का पहला कर्तव्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना, शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा करना और यह देखना है कि सभी समस्याओं के समाधान में प्रभावित अनेक विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हितों पर उचित ध्यान दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी विभाग का प्रभारी मंत्री जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करे
तो प्रायः वे सब के सब आरक्षित विभागों के प्रभारी अधिकारियों के पास भेजे जाएंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो सरकार के दोनों भागों के अंतर्गत न आता हो। अतः मंत्री के अधीन किसी हस्तांतरित विषय से संबंधित मामले को आरक्षित विषयों वाले विभाग के पास भेजे बिना ही निपटाने का सिद्धांत निराधार है। 11. विषयों के विभाजन के कारण होने वाला दोहरापन ऐसा स्वाभाविक दोष है जो दोहरे शासन को व्यवहारिक है। एक दोष और भी है, कार्यपालिका के लिए सामान्य नीति के अनुसार एकजुट होकर काम करना संभव नहीं है। सामान्य शासनादेश से पैदा होने वाली सामान्य निष्ठा से ही ऐसी एकजुटता आ सकती है। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं, अतः वे इसके प्रति दायित्व समझने के लिए बाध्य हैं। उन्हें इसलिए नियुक्त जाता है, और यदि वे अपना दायित्व ना समझें तो अभीष्ट योजना पूरी नहीं होती। विधानमंडल से जोड़ने वाली प्रत्येक कड़ी उन्हें उनके सरकारी साथियों से अलग अलग ही करती है, और नतीजा यह होता है कि दोहरे शासन में निहित दोहरापन उभर कर सामने आ जाता है। जब यह दोहरापन सरकार के दोनों आधे अधूरे भागों में जड़ जमा लेता है तो सरकार चलाना असंभव हो जाता है। मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों द्वारा परिषद में भाषणों और वोट से एक दूसरे का विरोध करने के अनेकों उदाहरणों से यह संभावना सिद्ध हो जाती है। दोहरे शासन में इस दोहरेपन पर मिली जुली सरकार से नियंत्रण रखा जाता है। मिली जुली सरकार पूर्णतः अलग अलग शासनादेश वाले दो दलों के बीच थोपा गया और बनावटी मेल है, जिससे आसानी से गतिरोध पैदा हो सकता है। बंबई प्रेसिडेंसी में ऐसा गतिरोध नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि दोहरे शासन में यह दोष निहित नहीं है। इससे साफ साफ पता चलता है कि इस मिली जुली सरकार में मंत्री पार्षदों के आगे झुक गए थे। 12. इन निहित दोषों के होते हुए भी कुछ लोगों की राय है कि इस प्रेसिडेंसी में दोहरा शासन सफल रहा है। इस राय को तभी माना जा सकता है जब इसका मतलब यह हो कि गवर्नर संविधान को निलंबित करने या भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वाद नहीं था।
यह सही है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि दोहरा शासन चला नहीं। प्रश्न यह है कि क्या दोहरा शासन उत्तरदायी शासन के रूप में चला, क्योंकि इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 1919 में अनेक ऐसी वैकल्पिक शासन प्रणालियां थी जो स्वीकृति के लिए दोहरे शासन से होड़ कर रही थी। कांग्रेस लीग योजना थी और प्रांतों के प्रमुखों की योजना थी। औरों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोहरे शासन को तरजीह देकर इन सब शासन प्रणालियों को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि ये उत्तरदायी शासन को कसौटी पर खरी नहीं पाई गई। अतः दोहरी शासन प्रणाली के मूल्यांकन का आधार केवल यही श्रेष्ठ कसौटी होनी चाहिए। यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखकर दोहरे शासन प्रणाली का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रांत में दोहरा शासन असफल रहा है। उत्तरदायी शासन का अर्थ है कि कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त हो। यही मंत्री वर्गीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सार है। अब यदि हम बंबई प्रेसिडेंसी में दोहरे शासन के कार्य को इस कसौटी पर कसें और हस्तांतरित विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर जितनी बार परिषद में विभाजन हुआ है उस पर विचार करें तो एक अजीब तमाशा दिखाई देता है। वह यह है कि सदन में बार बार मंत्रियों की पराजय हुई है और फिर भी वे अपने पदों पर बने रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सोचनीय स्थिति निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। कॉलम नंबर 1 वर्ष, कॉलम नंबर 2 विभाजनों की कुल संख्या, कॉलम नंबर 3 विभाजन जिनमें सरकार तटस्थ रही, कॉलम 4 सरकार की पराजय की संख्या, कॉलम 5 यदि सरकारी गुट को निकाल दें तो सरकार की पराजय की संख्या, कॉलम 6 सरकार की विजय की संख्या, कॉलम 7 दोनों पक्षों की बराबरी की संख्या। 1921 3-221 1922 17-489 1923 41121 1924 19-10-14-5-1
1925 30 1 डैश 11 18 डैश 1926 3 डैश डैश 1 2 1 1926 डैश 3 10 16 डैश 1928 2 डैश 1 1 1 डैश। आंकड़ों से पता चलता है कि 1921 में 3 विभाजनों में से 2 में मंत्रियों की हार हुई। 1922 में 17 में से 8 में, 1924 में 19 में से 14 में, 1925 में 30 में से 11 में, 1926 में 3 में से 1 में, 1907 में 26 में से 10 में और 1928 में 2 में से 1 में हार हुई। इस सब के होते हुए भी इस प्रेसिडेंसी में एक बार भी किसी मंत्री ने त्याग पत्र नहीं दिया। इन तथ्यों को देखते हुए ऐसे किसी भी निष्कर्ष से सहमत होना असंभव है कि जिसका आशय हो कि दोहरा शासन उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में चला है। 13 निश्चय ही इस बारे में आपत्ति की जा सकती है कि यदि मंत्रियों ने त्याग पत्र नहीं दिया तो इसका कारण यह है कि इन विभाजनों का उद्देश्य परिषद द्वारा उनके प्रति अविश्वास प्रकट करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो परिषद उन मंत्रियों को धन देने से मना कर देती जिनके प्रति इसने अविश्वास प्रकट किया था। बंबई विधान परिषद इतनी कमजोर थी कि वह मंत्रियों पर प्रभावी ढंग से अपनी राय भी नहीं थोप सकती थी। यह एक सर्वविदित तथ्य है जिसे बताने की जरूरत नहीं है। वह विभिन्न धड़ों व गुटों में बटी हुई थी और वह सिद्धांतों के बदले व्यक्तियों का अनुकरण करती थी। उसके इस आत्मघाती तरीके ने इसे कार्यपालिका के हाथों का खिलौना बना दिया। स्थिति इतनी खराब थी कि समूचा सदन अपने उस विशिष्ट दायित्व का भी निर्वाह नहीं कर सका जिसकी अपेक्षा अपने अधिकार के प्रति सजग किसी निर्वाचित सदन से की जाती है। कोई भी निर्वाचन सदन चाहे उस पर कार्यपालिका का कितना ही कठोर अंकुश क्यों ना हो, पद के लिए सदन के किसी सदस्य की उम्मीदवारी को तभी स्वीकार करेगा जब वह इस बात का परिचय दे दे कि उसके भीतर भाषण की कुछ क्षमता है, किसी विषय के निपटारे के लिए उसके पास कुछ कौशल है, उसके कुछ हाजिर जवाबी है और इन सब से बढ़कर कुछ ऐसी ठोस दूरदर्शिता है जो आर्थिक तथा सामाजिक खुशहाली की तर्कसंगत नीति की नींव
बन सकती है। इंग्लैंड में भी जहां कैबिनेट का दबदबा यथासंभव पूरा है, कोई भी प्रधानमंत्री सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वीकार ना हो। बम्बई विधान परिषद इस संदर्भ में भी आसक्त थी। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक पदों पर हमेशा उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं चुने गए। लेकिन मान लीजिए कि परिषद सुगठित होती और कार्यपालिका पर अपनी इच्छा कारगर ढंग से लागू करती तो क्या परिणाम होता? क्या इससे दोहरी शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन के रूप में कार्य करती? मेरा जवाब है कदापि नहीं, क्योंकि कार्यपालिका के विरुद्ध विधायिका के किसी भी कारगर कदम का केवल एक ही परिणाम हो सकता है और वह है गवर्नर द्वारा निलंबन और प्रमाणन की उन आपातकालीन शक्तियों का उपयोग जो उसे अधिनियम के अधीन प्राप्त है। विधायिका द्वारा सख्त कदम उठाने का यही अनिवार्य परिणाम होता है। इसके प्रमाण वे सब प्रांत हैं जहां संविधान निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसे स्वीकार करने का मतलब यह भी स्वीकार करना है कि ज्यों ही परिषद अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करना शुरू करेंगी, दोहरी शासन प्रणाली लड़खड़ाएगी ही अगर उसे गवर्नर की आपातकालीन शक्तियों का सहारा ना मिले। अतः स्पष्ट है कि दोनों सूरतों में दोहरी शासन प्रणाली असफल हो जाती है। यह विधायिका की निष्क्रियता के कारण असफल होती है, जैसा कि बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ। यह विधायिका की क्रियाशीलता के कारण असफल होती है, जैसा कि मध्य प्रांतों में हुआ। एक सूरत में विधायिका की कमजोरी के कारण कार्यपालिका को लापरवाही की आज़ादी मिल जाती है। दूसरी सूरत में विधायिका अपनी क्रियाशीलता से गवर्नर को गैर जिम्मेदार कार्यपालिका बनाए रखने के लिए मजबूर करती है। 14. बहुत से लोगों ने यह सुझाव दिया है कि यदि गवर्नर ने धारा 52(3) के उपबंधों और संयुक्त संसदीय समिति की सलाह के अनुसार संवैधानिक प्रमुख की भूमिका स्वयं निभाई होती तो दोहरी शासन प्रणाली बेहतर तरीके से चलती। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ। पहले तो इस दावे की पुष्टि के लिए तथ्यों का ऐसा कोई आधार नहीं है कि गवर्नर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका
निभाने के लिए बाध्य था। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि भले ही दोहरी शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में चुनी गई थी, जिसका तात्पर्य मंत्रियों के साथ गवर्नर का संबंध संवैधानिक प्रमुख का होना था। लेकिन संयुक्त रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि उसका दर्जा घटाकर वैसा नहीं किया जाना था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम नहीं चाहते कि गवर्नर शुरू से ही केवल संवैधानिक गवर्नर की हैसियत से रहे, जो अपने मंत्रियों का निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। हमने उसके लिए नियंत्रण का अधिकार आरक्षित किया, क्योंकि हम उसे प्रशासन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी मानते हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने यह सिफारिश भी नहीं की कि वह संवैधानिक गवर्नर के रूप में कार्य करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से कहा कि गवर्नर मंत्रियों की सहायता व उनका मार्गदर्शन करेगा और यथासंभव उनकी सलाह को स्वीकार करेगा तथा उनकी नीति को बढ़ावा देगा। इस कथन का कोई औचित्य नहीं है कि समिति चाहती थी कि वह संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाए। वस्तुतः ऐसा आशय अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध होगा, क्योंकि इन उपबंधों के अनुसार गवर्नर की तानाशाही शक्तियां जानबूझकर आरक्षित की गई थी। संयुक्त रिपोर्ट या संसदीय समिति की रिपोर्ट उनके प्रयोग को रद्द नहीं करती। इस प्रकार यदि गवर्नर ने स्वयं शासन किया है और अपने माध्यम से मंत्रियों को शासन नहीं करने दिया है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए था, तो पुनः सवाल उठता है कि क्या इससे दोहरी शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन हो सकती थी? इस सवाल का भी मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मैं जो स्थिति समझता हूँ उसके अनुसार यदि आप गवर्नर की शक्ति छीन लें और उसे संवैधानिक प्रमुख बना दें, तो आप शासन के आरक्षित पक्ष के अस्तित्व को जनता द्वारा निर्वाचित सदन के आक्रमण के लिए छोड़ देते हैं। पर की सुरक्षा से वंचित आरक्षित पक्ष के पास इस संकट से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वह है परिषद की इच्छा अनुसार शासन के लिए सहमत होना। दूसरे शब्दों में, यदि आप
उन्हें गवर्नर की पहुंच से दूर कर दें तो उन्हें हस्तांतरित पक्ष के बराबर रखने के अतिरिक्त आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसे दूसरे ढंग से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपकी इच्छा गवर्नर की हैसियत घटाकर संवैधानिक प्रमुख बनाने की है तो पहले दोहरे शासन का अंत करना चाहिए। 15 अभी तक मैंने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है कि दोहरी शासन प्रणाली ऐसी नहीं है कि उसे कुछ अन्य कारणों ने अव्यावहारिक बना दिया है। साथ ही मैंने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि यह शासन प्रणाली अपने निहित दोषों के कारण न केवल अव्यावहारिक है बल्कि उत्तरदायी शासन के रूप में चलने में भी असमर्थ है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्ण दोहरेपन वाला दोहरा शासन जिसमें दो अलग अलग शासन और दो अलग अलग विधायिकाएं हों उस आलोचना से मुक्त हैं जो प्रचलित दोहरे शासन वाले दोहरेपन के संदर्भ में की जाती है। एक में विधायिका कार्यपालिका के अधीन है और दूसरे में कार्यपालिका विधायिका अधीन, लेकिन दोहरे शासन वाले दोहरेपन का विकल्प भारत शासन ने 1919 में अस्वीकार कर दिया था। इसके बारे में भी वही आपत्ति की जाती है जो पार्लियामेंटों सुधारों द्वारा स्थापित शासन प्रणाली के बारे में की जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के में जितने जोरदार ढंग से यह आपत्ति की गई है उतनी कभी नहीं की गई है। भारत में राजनीतिक जीवन के उदय के समय ऐसी प्रणाली को दोबारा अपनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अतः मैं ऐसी प्रणाली का सहारा लेने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दोहरे शासन को खत्म करके सारे विषय मंत्रियों को सौंपना ही एकमात्र विकल्प बचा है। 16 अभी तक मैंने अपने उन साथियों की सिफारिशों के विरोध के सामान्य कारण बताए हैं जिन्होंने दोहरे शासन को चालू रखने की स्वीकृति दी है। अब मैं विशेष मुद्दे अर्थात कानून और व्यवस्था के सतत आरक्षण के बारे में अपने विरोध के कारण बताता हूँ। किसी मंत्री को कानून और व्यवस्था का कार्यभार सौंपने के विरोध में मुख्य तर्क यह है कि मंत्री मतदाताओं की इच्छा के अधीन होता है और परिषद में प्रतिकूल मतदान द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में वह विभाग का काम निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएगा। अतः डर है कि इस स्थिति के परिणाम स्वरूप उस विभाग की सेवाओं की स्थिति भ्रामक हो जाएगी, चूंकि मंत्रियों को मालूम नहीं होता कि कब उनका समर्थन किया जाएगा और कब उनकी निंदा की जाएगी। अतः इस अनिश्चितता से उनका काम ठप हो जाएगा और शक्ति और सुशासन का गंभीर अयत होगा। यह भी कहा गया है कि अरसे से हिंदू मुस्लिम दंगों का सिलसिला आम बात हो गई है और इन्हें देखते हुए हमें कानून और व्यवस्था का कार्यभार किसी मंत्री को नहीं सौंपना चाहिए। कारण यह है कि मंत्री जनमत के ज्वार भाटे से डावाडोल होता रहता है और वह सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है, चाहे वे हिंदुओं के हों या मुसलमानों के। 17 साफ बात यह है कि इस तर्क का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यद्यपि मेरे साथी इससे काफी प्रभावित हुए लगते हैं। यह तो नौकरशाही का घिसा पिटा तर्क है। इसे मानने का मतलब यह मानना है कि नौकरशाही का शासन सबसे अच्छा शासन है। भारत में लोग दुर्भाग्य से नौकरशाही के शासन को इतने समय से जानते हैं कि कोई भी ऐसे तर्क से धोखा नहीं खा सकता। यह इतना निरंकुश है कि इसे स्वीकार करना हर प्रकार के उत्तरदायी शासन को नकारना होगा। उत्तरदायी शासन का पिछला इतिहास कुछ भी रहा हो, यह मानना पड़ेगा कि इसने भारत में डेरा जमा लिया है। यदि समय के साथ साथ कोई परिवर्तन हो तो वह इस सिद्धांत के विस्तार की दिशा में ही होना चाहिए। अतः ऐसी कोई भी योजना जो इस मूल सिद्धांत के विस्तार में बाधक है, शासन और जनता के बीच गंभीर संघर्ष पैदा करेगी। मुझे नौकरशाही के तर्क के अनुसार चलकर अनावश्यक रूप से ऐसा संघर्ष पैदा करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि मेरे विचार से ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिससे यह डर हो कि मंत्री सदन में अपने अनुयायियों के हो हल्ले के आगे झुक जाएंगे या उनके अनुयायियों का रवैया द्वेषपूर्ण होगा। उनको लेकर ऐसी कोई आशंका उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। 1922 में जब गांधी जी का प्रभाव अपने चरम शिखर पर था तो असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा स्थानीय बोर्डों तथा
प्लेटियों पर अधिकार कर लिए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इससे हम कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अपने मतदाताओं की इच्छा अनिच्छा पर का विचार किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने के लिए मंत्रियों पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार के सदस्य इस बात की गवाही देंगे कि बंबई विधान परिषद ने सदा अपेक्षित संयम से काम लिया है, जो उत्तरदायित्व बोध के साथ प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई यह मानने को मजबूर हो कि सांप्रदायिक भावना और सांप्रदायिक संघर्ष के समय सदन शांत नहीं रह सकता, तो यह हस्तांतरण के विरुद्ध तर्क नहीं है, क्योंकि इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि चाहे दूसरे संप्रदाय के प्रति किसी संप्रदाय का रवैया कैसा भी हो, अव्यवस्था में उसका कोई ऐसा निहित स्वार्थ नहीं होता जिसके कारण वह अपने मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को इतना गैर जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाए कि वे शांति तथा सद्भाव के विरुद्ध ही अपने कदम उठाने लगे। अतः जो लोग कानून और व्यवस्था के आरक्षण का समर्थन करते हैं, उनके दिल और दिमाग पर अनदेखा, अनजाना और अपरिचित डर बैठा हुआ है। मेरे साथी हस्तांतरण की सिफारिश न करने में निसंदेह बहुत फूंक कर कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वे ऐसा करके अति विवेकपूर्ण रास्ते पर चल रहे हैं। कारण यह है कि अत्यधिक सावधानी ऐसा प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती जिससे पता चल सके कि डर असली है या नहीं, जबकि अति विवेक ऐसा प्रयोग करने की मांग करता है। कानून और व्यवस्था को हस्तांतरित करने के विरुद्ध अब जिस अनजाने डर की दुहाई दी जा रही है, इसी डर की दुहाई 1919 में मंत्रियों को वे विषय सौंपने के विरुद्ध दी गई थी, जो अब उनके अधीन है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत शासन दोनों ने इन तर्कों की उपेक्षा की और यह जोखिम उठाने की अनुमति प्रदान की। कानून और व्यवस्था के बारे में मैं वैसा ही रवैया अपनाना चाहता हूँ। 18 लेकिन एक अन्य कारण से भी हमें यह प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इसे अविलंब करें। स्पष्ट है कि
किसी विषय के हस्तांतरण के साथ सेवाओं में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। हो सकता है कि यूरोपियों कर्मचारियों की अपेक्षा भारतीय कर्मचारी कम कुशल हो और वे कम अनुभवी तो हैं ही। कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण को टालने का अर्थ है संक्रमण की हर अवस्था से जुड़े खतरों को बढ़ाना। अतः तुरंत ऐसा कदम उठाकर उस स्थिति से उभरना सर्वाधिक सुरक्षित उपाय है, क्योंकि अभी हमारे पास अनुभवी प्रशिक्षित सिविल अधिकारी हैं। यथासंभव कम से कम अव्यवस्था के साथ नए संविधान का संचालन करने में उनकी निष्ठापूर्ण सहायता पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि यह सुझाव एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने दिया है। वस्तुतः यह सुझाव एक अनुभवी सिविल अधिकारी का है, जिसने अपने विचार एक नोट के रूप में श्री वारकर को सूचित किए थे। श्री वारकर ने इसे अपनी पुस्तक फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दी ICS में पुनः प्रस्तुत किया है। श्री वारकर ने कहा है, एक अनुभवी सिविल अधिकारी द्वारा लिखे गए नोट से मैं ऐसी आलोचना की कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ। नोट के लेखक का सबसे पहला तर्क है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और मालगुजारी तथा काश्तकारी के अधिकारों से संबंधित मामले हस्तांतरित किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि इन विभागों का प्रशासन भारत में सेवाओं की सबसे योग्य तथा शक्तिशाली शाखा इंडियन सिविल सर्विस द्वारा किया जाता है। उनके प्रशासन के सिद्धांत काफी पहले निर्धारित किए गए हैं और भली प्रकार समझे बूझे हैं। इस सेवा की महान परंपरा है, जिससे सुनिश्चित है कि प्रशासन को सर्वोत्तम सहायता तथा सुस्पष्ट सलाह मिलेगी।